हाय एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्यम कोचिंग गुरु। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के मनी एंड बैंकिंग सीरीज का सेकंड पार्ट, जहां पे हम लोग मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आई जस्ट होप कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जहाँ पे कंप्लीटली आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने की कोशिश की गई है। तो वीडियोस पसंद आ गए हो तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अवमूल्यन शब्द क्या क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डीवैल्यूएशन? यानी कि डीवैल्यूएशन आपके पास में क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपके पास, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन नंबर बी है स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी के पास एक चीज बताना चाहूंगी कि अवमूल्यन का क्या मतलब होता है। देखिए ना, जब हम अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन का मतलब समझते हैं, तो डीवैल्यूएशन आपके पास में क्या होता है कि किसी देश की करेंसी की वैल्यू को कम जब किया जाता है तो उसको आप डीवैल्यूएशन कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि करेंसी की वैल्यू को कम क्यों किया जाता है? अब देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, तो हमको पता है कि क्या होता है इकोनॉमी में। हम एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि आयात किया जाता है वस्तुओं का और आपका निर्यात किया जाता है, ठीक है। निर्यात को कहा जाता है एक्सपोर्ट और आयात को कहा जाता है इंपोर्ट। अब देखिए, इकोनॉमी में जब आपके पास में क्या हो कि इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, यानी कि आपके पास में हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं वो ज्यादा वस्तुओं को मंगवाने लग जाए और एक्सपोर्ट हमारी कम हो जाए, तो उस टाइम क्या हो जाता है, इकोनॉमी के लिए एक इनवर्स सिचुएशन आ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती कि एक्सपोर्ट हमारी कम है। एक्सपोर्ट अगर हमारी ज्यादा होंगी, इसका मतलब वो हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों की जो मुद्रा है वो हमारे देश में आएगी और हमारे देश की जो वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों में जाएगी। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, यानी कि आयात ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे देश की जो करेंसी है वो दूसरे देशों में ज्यादा जाती है और दूसरे देशों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में आता है। तो इसका मतलब वो हमारी देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं माना जाता। तो इसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, जहां पे एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए हमारे पास डीवैल्यूएशन किया जाता है। अब डीवैल्यूएशन से क्या होगा कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे देश में जो वस्तुएं हैं वो कैसी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे देश की करेंसी की वैल्यू का कम होने का मतलब है हमारे देश के प्रोडक्ट का सस्ता हो जाना। अब प्रोडक्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वस्तुओं की डिमांड करेंगे, ठीक है। विदेशों में हमारी वस्तुओं की डिमांड होगी एंड डिमांड होगी तो इसका मतलब अपने आप ही जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट के इंक्रीज होना ही हम चाहते थे कि डीवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो डीवैल्यूएशन होता है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर करेंसी की वैल्यू को कम करना डीवैल्यूएशन होता है। और एक साइड में डेप्रिसिएशन होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी सेम है आपके पास में कि करेंसी की वैल्यू का कम होना। लेकिन यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू कम होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि आपके पास मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के द्वारा की जाएगी। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब आपके पास में मांग और आपूर्ति आपकी डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है, तो उस समय जो आपका करेंसी की वैल्यू चेंज होगी उसको हम कहेंगे आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। करेंसी की वैल्यू का कम होना ड्यू टू द गवर्नमेंट रीजंस, ड्यू टू गवर्नमेंट एक्शंस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। एंड जब आपका मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा करेंसी की वैल्यू कम की जाएगी तो वो आपके पास में क्या होगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन आपके पास जो काम है वो भी दोनों के सेम है, लेकिन आपके पास में एक होता है गवर्नमेंट के द्वारा, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना, ठीक है, वही हमारा डीवैल्यूएशन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से आयात महंगा हो जाता है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जस्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि अगर हम करेंसी का डीवैल्यूएशन कर देंगे तो एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और इंपोर्ट हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, पहले हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कैसी थी, मान लो ना, पहले था $1
ठीक है। पहले था $1 बराबर कितना, मान लीजिए 85 रुपीज। ठीक है, यानी कि $1 की वस्तु लेने के लिए हमको 85 रुपीज देने पड़ते थे। अब करेंसी की वैल्यू का कम होना, इसका मतलब क्या है कि सेम कमोडिटी जो $1 की है उसको लेने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 90 रुपीज देने पड़ेंगे। करेंसी की वैल्यू का कम होना यही है ना, कि पहले तो हमको कम पैसे देने पड़ते थे, कम रुपए देने पड़ते थे, लेकिन वस्तु हमको वही मिलती थी जो $1 की थी। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके हमको वो $1 की कमोडिटी मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो, एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारी इंपोर्ट जो है क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, इंपोर्ट हमारी डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दूसरे देशों से जो वस्तु आ रही है, पहले तो हम 85 रुपीज में ले लेते थे, तो सस्ती थी ना हमारे लिए उस टाइम। लेकिन अब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, अब हमको वही कमोडिटी महंगी लगने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हमको 90 रुपीज देने पड़ेंगे। इसका मतलब दूसरे देशों से आने वाली कमोडिटी अब हमको महंगी लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लोग, विदेशों के जो लोग हैं ना, $1 दे के पहले 85 रुपीज का सामान लेके जाते थे, अब उनको 90 रुपीज के बराबर का सामान मिलेगा, मतलब ज्यादा सामान मिलेगा अब उनको। तो इट मीन्स क्या है, आपके पास में एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों की दोनों सिचुएशन हमारी सही है, दोनों ही आपकी कंडीशन सही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का मूल्य घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि डीवैल्यूएशन किया जाता है किस लिए, ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, यानी कि टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में यहाँ पे सही होगा, प्रमोट करना है हमने एक्सपोर्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति में कौन सा उपाय सहायक होगा। अब देखिए, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके पास में अनफेवरेबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डीवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो सिचुएशन है हमको सही लानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डीवैल्यूएशन कहलाएंगे, डीवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में डीवैल्यूएशन सही होगा। उसके बाद में आपके पास में है, अब तक रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कि अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार में अवमूल्यन किया गया है। ठीक है, तो आपके पास में एक बार हुआ था अवमूल्यन आपके पास 1949 में, एक बार हुआ था 1966 में, और 1991 में आपके पास में क्या हुआ था, दो चरणों में डिवैल्यूएशन किया गया था। इसमें ना आपके पास में हम टेक्निकली हम देखते हैं तो दो बार ही हम देते हैं वैसे, क्योंकि आपके पास में जो 1991 वाला था ना, वैसे तो हम मानते हैं कि वो लास्ट टाइम का डिवैल्यूएशन था, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम बोलते हैं कि दो बार ही हमारा अवमूल्यन हुआ था मुद्रा का, 1949 और 1966 में। अभी जस्ट आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे, जब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1991 में भी हमारा डिवैल्यूएशन हुआ था, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं हुआ था। ठीक है, वो दो चरणों में हुआ था, तो इसलिए हम उसको प्रॉपर डिवैल्यूएशन काउंट नहीं करते। ठीक है, लेकिन है तो वो डिवैल्यूएशन ही है हमारे पास में। ठीक है, अब अगला है आपके पास में, भारतीय रुपए का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था। ठीक है, तो पहली बार में जो अवमूल्यन किया गया था भारतीय रुपए का, वो किया गया था 1949 में, और दूसरी बार किया गया था 1966 में। ठीक है, और अब ध्यान रखिएगा कि जब 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था भारत में, यानी कि आपके पास में डीवैल्यूएशन किया गया था, तो उस समय एक तो आपने ध्यान रखना, 27 1949 को ये डिवैल्यूएशन किया गया था। और इसमें भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन किया गया था, यानी कि करेंसी की वैल्यू को घटाया गया था, कितना घटाया गया था आपके पास में, 30.5%, 30.5% पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले में घटाया गया था। ठीक है, पाउंड के मुकाबले में आपका जो करेंसी है 30.5% घटाई गई थी 1949 में, ध्यान ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, उसके बाद में अब चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। अब देखिए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि 1991 में हमारे पास में ना दो चरणों में अवमूल्यन किया गया था। ये कब कब हुआ था, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1991 को, और दूसरा हुआ था आपके पास में 3 जुलाई 1991 को। तो मतलब ये दो स्टेप्स में किया गया था। इट मीन्स यहाँ पे आंसर तो आपका 1991 ही होगा, क्योंकि है तो डिवैल्यूएशन ही है आपके पास में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1991 में आपका डिवैल्यूएशन किया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को, कि
करेंसी का जो अवमूल्यन है ना, मैंने आपको बताया था कि करेंसी का अवमूल्यन कब किया जाता है, जब देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल चला जाता है, सही नहीं होता हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो 1991 की अगर हम बात करते हैं ना, 1991 में आपके पास क्या हो गया था, इकोनॉमी की जो कंडीशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कंडीशन बहुत ही बदतर हो गई थी। उस समय भारत के पास केवल 15 से 20 दिन के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना पैसा बचा था, इतनी विदेशी मुद्रा बची थी कि इंडिया क्या कर सकता था, सिर्फ 15 से 20 दिन तक ही इंपोर्ट कर सकता था। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमको हर एक चीज के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हमको क्या होती है कि इंपोर्ट भी करनी ही करनी है, और आपके पास में विदेशी मुद्रा भंडार आपके देश में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल आप समझिएगा कि 1991 में जो मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया था, वो किया गया था क्योंकि इंडिया में आपके पास में बहुत ही कम विदेशी मुद्रा रिजर्व, यानी कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बच गए थे। इस वजह से क्या किया गया, आपके उस समय जो वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये कदम उठाए गए थे। और उसी समय आपका, आपको पता है कि 90 आपकी जो एलपीजी की पॉलिसी है वो भी उसी दौरान आपके पास में आई थी। ठीक है, नई आर्थिक नीति जो लागू की गई थी 1991 में ही, वो भी आपकी लागू की गई थी, आपको ध्यान होगा। और वो नीति भी आपकी इसी वजह से लागू की गई थी क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी, और रिजर्व जो है इंडिया में बहुत कम रह गए थे। ठीक है, तो इसी वजह से आपका एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो पॉलिसी थी, वो भी आपकी लाई गई थी। ठीक है, 1991 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 48। किस वर्ष भारतीय रुपए का दो चरणों में अवमूल्यन किया गया था? बस इतने सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार आपके पास में आ चुका है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा यहाँ पे आप सभी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि 1991 में एक जुलाई और 3 जुलाई को दो चरणों में आपका अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम देखते हैं। जुलाई में पहले चरण में डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन कितना हुआ था? ठीक है, तो पहले चरण की जब हम बात करते हैं, तो पहले चरण में आपके पास में 21% आपका डिवैल्यूएशन किया गया था जुलाई में। ठीक है, 1 जुलाई को जो डिवैल्यूएशन हुआ था वो 21% आपका किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? ठीक है, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? और इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको पहले आंसर बताऊं तो वो होगा आपके पास में 1994 1995। ठीक है, 1994 एंड 1995 के बजट में आपका भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। और ये किसके संबंध में बनाया गया था? देखिए सबसे पहले तो ना, पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है आपके पास में, आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होता है ना कि आपका, जैसे भारत में ना कोई भी व्यक्ति अगर विदेशी मुद्रा को आसानी से खरीद या बेच सकता है, इसको हम बोलते हैं आपका पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, यदि वो लेन देन आपका क्या हो, चालू खाते में, मतलब कि आपका सिंपल सी बात है। एक होता है करंट अकाउंट, अगर आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा हो डिटेल में, तो आपके पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के हम अकाउंट पढ़ते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में जो चीजें आती है वो आती है आपके पास में ट्रेड ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब कि हम कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा किस में आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा किस में आता है, आपका करंट अकाउंट में आता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन आपके पास कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती है? कैपिटल अकाउंट में जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर आपके पास में हम कह सकते हैं कैपिटल से रिलेटेड जो चीजें आती है ना, वो हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। तो मुद्रा की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लेन देन आपके पास करंट अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी होगी, तो उसको पूरी तरीके से भारतीय मुद्रा में मतलब कि इजीली किया जा सकता है। मतलब कि भारतीय मुद्रा में, या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मुद्रा में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास में क्या होगा, आपका पूर्ण परिवर्तनीयता होगा। ठीक है, अब या तो हम इसको इस तरीके से भी एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए
कोई एनआरआई भारत से पैसे भेज रहा है, ठीक है, मान लो कोई एनआरआई है जो भारत में है, वो पैसे भेज रहा है विदेशों को, तो वो आसानी से भारतीय मुद्रा में मतलब बदल सकता है पैसों को, ठीक है ना, इजीली जो है पैसे भेज सकता है। या फिर हम इस तरीके से देख समझ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय कंपनी जो है ना अमेरिका से कोई मशीन मंगवा रही है, मान लो हम या कोई भी कंपनी अमेरिका से मशीन मंगवा रही है, तो वो आसानी से जो भी ट्रांजेक्शन होगी डॉलर में आसानी से कर सकती है, ठीक है, आसानी से डॉलर में भुगतान कर सकती है। तो इसका मतलब वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो जो कमोडिटी मंगवाई गई है वो क्या है, आपकी गुड है ना। गुड का मतलब है आपके पास में वो गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं करंट अकाउंट में, सिंपल सी बात है कि वस्तु होगी या कोई भी सेवा होगी उसको हम किस में लेंगे, आपके करंट अकाउंट में लेंगे। लेकिन अगर कैपिटल वाली बात की जाए, इन्वेस्टमेंट वगैरह पैसे की बात की जाए, तो उसमें आपके पास में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं होगी। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होगी, जैसे कि आपके पास इजीली हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे देश के जो नागरिक है, अगर वो करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसको इजीली दूसरे देशों की करेंसी में हम कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक या कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की वहां पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको कहा जाता है पूर्ण परिवर्तनीयता, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 51। एंड क्वेश्चन नंबर 51 बता रहा है कि चालू खातों में रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। व्हेन वाज द रूपी डिक्लेयर्ड फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 19 अगस्त 1994, मैंने अभी बताया था आपको कि 1994 और 1995 की बात है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में 19 अगस्त 1994 की ये बात है, जब आपके पास में मतलब कि भारत ने आईएमएफ को सूचना दी थी कि भारत ने रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया है, ठीक है, आईएमएफ को सूचना दी थी, तो इट मीन्स वो डेट क्या थी आपकी, 19 अगस्त 1994। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, वर्तमान में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता किस पर लागू होती है। मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया है कि करंट अकाउंट पे लागू होती है, कैपिटल अकाउंट पे नहीं लागू होती है, ठीक है, यानी कि करंट अकाउंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गिल्ट टच बाजार किससे संबंधित होता है। अब देखिए, गिल्ट टच बाजार ना आपके पास में जहां पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जहां ट्रांजैक्शन की जाती है उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, गिल्ट टच मार्केट कहते हैं। तो इट मीन्स आपके पास में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचने से संबंधित जो बाजार होगा गिल्ट टच बाजार कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो किसी बच्चे को भी डेफिनेटली पता होगा, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास में भारत का सेंट्रल बैंक है, आप सभी को पता है, ठीक है। 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था, 1994 में 1949 में आपके पास में नेशनलाइज हुआ था। हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आया था, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आया था, 1935 में आपके पास में आया था, और आपके पास में ये 1949 में नेशनलाइज हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आप सभी को पता है कि भारत में जो सबसे बड़ा बैंक अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो आपके पास में है एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए, अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 सी, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑब्वियसली बैंकों का जो बैंक है आपके पास में रिजर्व बैंक है, यानी कि अगर बैंकों को सूरत, अब देखो जैसे नॉर्मल इंसान जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, नॉर्मली किससे उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। वैसे ही अगर बैंकों को लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई, बैंकों के पास कभी पैसे की कमी पड़ गई, वो किसके पास में जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आरबीआई जो है ना बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों को भी जरूरत पड़ेगी पैसों की तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस कौन जारी करता है। ऑब्वियसली नई शाखाएं खोलनी है तो इसका लाइसेंस तो आपका आरबीआई ही दे सकता है, बाकी कोई नहीं देगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑब्वियसली आरबीआई का जो मुख्यालय है, आई होप आप सभी को मालूम होगा कि ये आपका मुंबई में सिचुएटेड है, ठीक है। और यस, एक बात आपको बता दूं कि जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उस समय इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में स्थित था, ठीक है, कोलकाता में स्थित था जब स्थापना की गई थी, लेकिन अभी आपका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। देखिए, मुद्रा जारी करना ऑब्वियसली करता है, मुद्रा योजना बनाना ऑब्वियसली बनाता है, सभी बैंकों पर नियंत्रण करना ऑब्वियसली करता है, गिविंग लोन टू एक्सपोर्टर्स। जस्ट वन सेकेंड,
निर्यातकों को ऋण देना, ऑब्वियसली। अब देखो, निर्यातकों को ऋण देने का काम ये नहीं करता आरबीआई, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ये जो कार्य है वो आपका किसका है, कमर्शियल बैंक का है, आपके आरबीआई का नहीं है, ठीक है ना, लास्ट वाला जो कार्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में है कि आपका कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। नोटों का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना। ऑब्वियसली जो जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य है वो आरबीआई नहीं करता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। अब देखिए, हु कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, कौन करेगा, ऑब्वियसली आपका आरबीआई करेगा ना। तो इट मीन्स आपके पास में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, ठीक है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। अब देखिएगा आप लोग, वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त सचिव जारी करता है, भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, या फिर आपके पास में भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ऑब्वियसली देखिए बेटा, जब भी करेंसी की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली आपका आरबीआई ही आंसर होगा, क्योंकि करेंसी को पब्लिश करने का काम आपके पास में आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत के विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण कौन है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मैनेज करेगा, आपके पास में आरबीआई करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे की जितनी भी चीजें हैं ना आपके पास, वो यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो रही है कि आरबीआई के कितने कितने फंक्शन है, क्या क्या काम आरबीआई करता है। आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आरबीआई है। आपको ये देखना है कि जितनी भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आपने उसमें देखना है कि आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस हैं। एक ही क्वेश्चन तो है नहीं आपका, ऑब्वियसली अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस हैं। इतने सारे फंक्शंस हम यहाँ पे वन बाय वन देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं इनमें से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, ठीक है। ऑब्वियसली आरबीआई वंस अगेन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आपकी केंद्रीय मुद्रा को जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्य कौन सा बैंक करता है, करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक के ऑब्वियसली आपके पास में रिजर्व बैंक ही करेगा, क्योंकि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, तो आपके पास में आरबीआई के ही ये फंक्शन है सारे के सारे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है, ठीक है। आपके पास में जब आरबीआई, सॉरी आरबीआई नहीं, आपके जो सर्वेक्षण की बात की जाए, तो आपके पास जो सर्वेक्षण होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आपका पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता है ना, बजट के एक दिन पहले जो आता है इकोनॉमिक सर्वे, वहां पे पूरा डाटा बताया जाता है कि क्या क्या सिस्टम होगा, किस किस तरीके से पूरे देश में आपका एक साल तक जो भी सिस्टम आपका चलेगा या गया है, तो वो आपके पास में क्या है, आपका इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन बैंक में व्यक्ति खाता खोल नहीं नहीं खोल सकता, ठीक है। निम्न में से किस बैंक में व्यक्ति खाता खोल नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आरबीआई में खाता नहीं खोला जा सकता नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का, तो इट मीन्स ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में 68, वह राज्य जहां भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय लेन देन नहीं करता है। अब देखिए, ये आपके पास में पहले आपका जम्मू कश्मीर था, बिकॉज यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि धारा 370 के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम यहाँ पे चलता था, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आरबीआई का कोई भी लेन देन आपका नहीं चलता था। लेकिन अब आपको पता है कि अब जो जम्मू कश्मीर है वो जब राज्य ही नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है।
अब देखिएगा, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बड़े ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीटली देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की जो लेक्चर वाली प्लेलिस्ट बनी है वहां पे आप लोगों को ये मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट सिस्टम बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी आपका क्या काम करती है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में या फिर थोड़ा सा ओवरव्यू आपका बताऊं तो मैं कह सकती हूँ कि इकोनॉमी में जब मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में डिसबैलेंस हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या तो बहुत कम हो जाती है, तो आपका क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स को अपनाया जाता है, जहां पे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इतने सारे जो रेट्स होंगे आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड ऑल, इन सब में चेंज लाके आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर हम डायरेक्ट मेजर्स की बात करें तो इकोनॉमी में जब मुद्रा की सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कि मनी सप्लाई, एमएस में लिख रही हूँ, मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में ज्यादा है, ठीक है, एक्सेस है मनी सप्लाई, इसका मतलब आरबीआई क्या चाहेगी कि बैंक रेट मतलब कि जो मनी सप्लाई है वो कम हो सके। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है ना तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास कीमतें बढ़ेगी, यानी कि इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। ठीक है, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। और गवर्नर आरबीआई क्या चाहती है कि इन्फ्लेशन ना हो ज्यादा, इसलिए मनी सप्लाई को कम किया जाता है। और मनी सप्लाई को कम करने के लिए जितने भी रेट्स होते हैं ना हमारी, बैंक रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है तो क्या होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, तो आरबीआई क्या चाहेगी कि लोग जो है ज्यादा डिमांड करें। ठीक है, ज्यादा डिमांड करने के लिए क्या किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा, ताकि लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, अच्छे से हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे आपके पास में क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ऑब्वियसली यहाँ पे मकसद है। आपका वांछनीय दिशा में ऋण प्रवाह, ये भी आपके पास सही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये तो ऑब्वियसली मेन काम है आपके पास। लेकिन सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना आपके पास में काम नहीं है मौद्रिक पॉलिसी का, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम सामाजिक न्याय से रिलेटेड नहीं है। इट मीन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 हम देखते हैं कि आरबीआई से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई से रिलेटेड जो है वो सही है, वो आपने देखना है यहाँ पे। अब देखिए, आरबीआई शीर्ष बैंक है, बिल्कुल है आपके पास में। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण देता है। ठीक है, ये आपके पास में व्यापारिक घरानों घरानों को ऋण देता है, नहीं, ये आपके पास में सही नहीं है। यह नाबार्ड की निगरानी करता है, ये भी आपके पास में सही है। इट मीन्स यहाँ पे 1, 2 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष किस अवधि का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का आरबीआई का लेखा वर्ष हम कह सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर का मतलब है कि कौन सी ईयर है आपके पास में। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक की जो ईयर टाइम होता है वो आपके पास में क्या कहलाता है, लेखा वर्ष कहलाता है, जुलाई से जून तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट निर्गमन विभाग के पास न्यूनतम कितनी राशि का स्वर्ण कोष होना चाहिए। अब देखिएगा, ये आपके पास में क्या है, आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, 115 करोड़ रुपीज यहाँ पे बताया गया है। अब इसके अंदर ना मैं आप सभी के पास एक चीज बता दूं कि भारत में ना नोट छापने के लिए एक सिस्टम अपनाया जाता है, वो उसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि क्या होगा आपके पास में, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है आपका, नोट कितने पब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक सिस्टम अपनाया गया है, और इस सिस्टम को लागू किया गया था, अपनाया गया था कब से, 1956। इस सिस्टम को 1956 से अपनाया गया है भारत में। तो उससे पहले जो सिस्टम था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम से पहले था, वो था आपका प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि इकोनॉमी में आपके पास मुद्रा को पब्लिश करने के लिए आपका कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना आवश्यक है। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना आवश्यक है, जिसमें से कि 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ रुपीस का आपके पास में सोना होना चाहिए, यानी कि गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा संपत्ति आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, 85 करोड़ रुपीस की आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER मैं लिख रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। तो ये आपके पास में मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि इकोनॉमी में अगर आपको क्या करना है, करेंसी पब्लिश करनी है, तो उसके लिए आपके पास में कितना पैसा होना चाहिए, आपका 200 करोड़ रुपए के रिजर्व होने चाहिए, और 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में से भी आपका 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए, और साथ ही साथ में आपका
85 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में 115 करोड़ रुपए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना आपके पास में कब हुई थी? 1921 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा 1921 में ना तीन बैंक, जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ठीक है, इन तीनों का विलय किया गया था, यानी कि इन तीनों को मिलाया गया था, जिससे आपके पास में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिससे इन तीनों के विलय से आपके पास में किसकी हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में आपके पास 1955 में क्या बनाया गया था? एसबीआई बनाया गया था, जो आज का आपके पास में एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी जो नींव है वो आपकी इंपीरियल बैंक ही है आपकी। ठीक है ना, इंपीरियल बैंक से ही 1955 में इसको जब नेशनलाइज किया गया था तो वो आपके पास में क्या बना था? एसबीआई बनाया गया था। ठीक है, जो कि आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। 74 में दिया गया है कि 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पे आपके पास में मैं डायरेक्टली बता देती हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? ऑब्वियसली भारत में जो मौद्रिक नीति है मैंने आपको बताया था कि आरबीआई लाता है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? अब देखिएगा मध्य प्रदेश में देवास क्षेत्र में आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, देवास में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोटों की छपाई कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? ठीक है, यहाँ देखिएगा अभी मैंने आपको बताया देवास में प्रिंटिंग प्रेस है, देवास के साथ साथ में नासिक में भी प्रिंटिंग प्रेस है, और आपकी हैदराबाद में भी प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, कि हर जगह पे आपके ये काम आपका किया जाता है, छपाई की जाती है नोटों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं लिखी गई है? तो आपको सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कितनी भाषाएं लिखी गई है। यहाँ पे आपकी 15 लैंग्वेजेस लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली या फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमने अपनाया है भारत में, जहां 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है, 115 करोड़ रुपए का आपके पास में सोना, और 85 करोड़ रुपए के आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन करेंसी सिस्टम? अब यहाँ पे आपके पास में आरबीआई सही आंसर होगा, कि आपका भारतीय मुद्रा व्यापार, यानी कि आपके पास में ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी सिस्टम का पार्ट नहीं है आपका आरबीआई। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं वहां पे हर एक ट्रांजैक्शन जो है आपको पॉसिबल होती है, लेकिन आरबीआई में आपको पता है कि ये जमाए वगैरह स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में सेंट्रल बैंक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई जस्ट होप कि आप सभी को चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, ज्यादा हार्ड नहीं थे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।